तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 28 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जियोंग डाउन और वैंग डैम की फाइट चल रही होती है और जियोंग डाउन फाइट के बीच में जानबूझ के काफी ऊंचाई से नीचे कूद जाता है जिससे जियोंग डाउन की जान भी जा सकती है। लेकिन जियोंग डाउन को अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी कीमत क्यों नहीं है ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डाउन के बचपन का सीन। डाउन एक जगह पे बैठा हुआ होता है और उसके पास एक लड़की आके उसको कहती है, तुम्हारा नाम जियोंग डाउन है ना? और तुम मेरी ही क्लास में पढ़ते हो, लेकिन आखिर तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नीची कास्ट के हो? डाउन कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसी बात है तो तुम फिर बाकी बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं हो? तुम चाहो तो हम दोनों साथ में खेल सकते हैं। लेकिन इतने में ही इस लड़की की माँ यहाँ पे आ जाती है और इसके सर पे हाथ रख के कहती है, जीना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे अनजान लोगों से ये सब बातें नहीं करते हैं। लेकिन मॉम ये मुझे काफी ज्यादा उदास लग रहा था। लेकिन इतने में ही यहाँ पे डाउन का बाप भी आ जाता है और कहता है, अरे जिना की मदर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारा डाउन ऐसा ही है, उसे अकेला रहना पसंद है, इसलिए कई बार लोग उसे गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि वो उदास है। जिना की मदर भी अभी हाय हेलो करने लगती है। इतने में ही डाउन का बाप कहता है, ओह हेलो, हाँ आपने वैसे कल बताया था ना ये आपका एसी खराब हो चुका है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल आपके घर में आऊंगा आपका एसी ठीक करने के लिए। ये सुनकर डाउन काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और उसकी हैरानी की वजह हमें थोड़ी ही देर में पता लग जाएगी। जिना की मदर तो ये सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है, अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा सब लोगों की मदद करते हो। लेकिन जिना की मदर झूठ बोल रही होती है। यहाँ मोहल्ले में सबको पता होता है कि ये बहुत ही हरामी आदमी है और वैसे भी इंसान किसी के सीधा मुंह पे नहीं बोलता कि तू एक नंबर का हरामखोर है। लेकिन हाँ अगर कोई हमारा दोस्त है तो उसको बोल सकते हैं, बाकी और किसी को ऐसे नहीं बोलता कोई मुंह पे। डाउन का बाप कहता है, अरे कोई बात नहीं, आपको परेशानी हो रही होगी एसी की वजह से, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो खैर जीना और उसकी मदर यहाँ से बाय बाय करके निकल लेते हैं और इन दोनों के जाते ही डाउन का बाप डाउन को कहता है, तो तेरा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? वो बस दोस्त है। क्या दोस्त क्या होता है? नहीं मेरा मतलब वो दोस्त नहीं है, वो तो बस मेरी क्लासमेट है। अच्छा तो ऐसी बात है। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं डाउन का बाप जिना के घर में पहुंच चुका होता है, जहाँ पे उसने जिना और उसकी माँ को जमीन में मार के अनकॉन्शियस कर दिया होता है। वो दोनों पड़े हुए होते हैं जमीन में और ये हैवान पूरे घर में पेट्रोल छिड़क रहा होता है पूरे के पूरे घर को जलाने के लिए। ये काम ये इतना ज्यादा रिलैक्स होके कर रहा होता है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता और छोटा डाउन ये सब कुछ यहीं बगल में छुप के देख रहा होता है। लेकिन इतने में ही जो छोटी बच्ची जमीन में पड़ी होती है उसे होश आ जाता है। वो डाउन के बाप को बोल रही होती है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन डाउन का बाप एक नंबर का हरामखोर होता है। पेट्रोल के डब्बे को नीचे फेंक के वो अपना चाकू बाहर निकालता है और डाउन को वो चाकू पकड़ाते हुए कहता है, तो ठीक है अब वक्त आ चुका है, आखिर तू वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से इस चाकू को हाथ में पकड़ और बिल्कुल वैसा ही कर जैसा मैं करता हूँ। मैंने तुझे कई बार सिखाया है ना कि लोगों की जान कैसे लेते हैं। आखिर तू कितने वक्त तक बस अपने फादर को ये करता हुआ देखता रहेगा? तू ये सब कुछ कब करेगा? लेकिन सोच के देखो डाउन एक छोटा सा बच्चा जिसको किसी का खून करने के लिए बोला जा रहा है, बेचारा काफी ज्यादा डर चुका होता है और कहता है, इन लोगों ने आपके साथ क्या बुरा करा है? आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर हम लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं और बाकियों को भी क्यों मारते हैं? हाँ, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या इन लोगों ने आपका कुछ बिगाड़ा है इसलिए आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं, ये सब कुछ करने की कोई खास वजह नहीं है, ये बस एक प्योर तरीके का शिकार है। क्या शिकार? मेरे बच्चे ये बात ध्यान रखियो, हम लोग खास हैं और जो लोग खास नहीं होते वो उन लोगों के हाथों से मारे जाते हैं जो खास होते हैं। इसीलिए अगर तू दूसरों का शिकार नहीं बनना चाहता, तू मारा नहीं जाना चाहता, तो तुझे सामने वाले को मारना होगा। अब जल्दी कर, तेरे हाथ में चाकू आ चुका है, उसे जान से मार डाल। लेकिन डाउन ऐसा नहीं कर पा रहा होता, वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। इसलिए डाउन का बाप अपना लाइटर जलाता है और जमीन में फेंक देता है और जमीन में पड़े पेट्रोल की वजह से ये पूरा का पूरा कमरा जलने लगता है। साथ ही में डाउन का बाप डाउन को कहता है, कितनी निराशाजनक बात है कि तुझे इन्हें देख के दया आ रही है, लेकिन तुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए था। अब तेरी वजह से वो छोटी बच्ची और ज्यादा दर्दनाक मौत मरेगी
अब उसकी मौत धीरे धीरे करके होगी, लेकिन तुझे उस लड़की की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाली है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले वो सारे लोग मरे हैं जिन्हें मैंने मारा है। क्या तुझे अब इसके ऊपर दया नहीं आ रही है? इसकी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। इस दर्दनाक और बहुत ही धीमी मौत से क्या तू इसको बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा? और ये छोटी बच्ची जल के धीरे धीरे करके ना टपके, इसलिए डावुन उसके ऊपर आता है और उसको चाकू मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख के डावुन का बाप खुश हो जाता है कि उसका बेटा फाइनली मर्द बनने वाला है, लेकिन डावुन अब भी ये घटिया काम नहीं कर पाता। वो चाकू को नीचे छोड़ देता है और कहता है, माफ करना डैड, माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डावुन का बाप जो कि एक प्योर राक्षस है, उसे ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हंसी आने लगती है। पहले ये पागल बिल्कुल यहाँ पे दांत फाड़ फाड़ के हंसता है और अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। डावुन देख ही रहा होता है कि आखिर उसके डैड कहाँ चले गए हैं। इतने में ही उसे ऊपर से लकड़ी के टूटने की आवाज आती है और ऑब्वियसली वो लकड़ी जल रही होती है और उसके काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े जलते हुए सीधा इनके ऊपर आके गिरते हैं, जो कि ऑब्वियसली डावुन की आंख के नीचे लगे होंगे, इसलिए उसकी आंख के नीचे जलने का निशान है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं डावुन अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। दरअसल डावुन और जीना को कुछ लोगों ने बचा लिया होता है, लेकिन जीना की मदर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि जीना की मदर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पुलिस वाले डावुन से पूछते हैं कि उसका बाप कहाँ है, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि उसका बाप बहुत ही खतरनाक मर्डरर है, लेकिन डावुन को नहीं पता होता है कि उसका बाप कहाँ भाग गया है। बट काफी सारे कांड करने के बाद डावुन का बाप पकड़ा जाता है बहुत समय बाद, और जीना नाम की बच्ची, उसको भी कुछ खास चोटें नहीं आई होती क्योंकि डावुन ने उसको अपने शरीर से ढक लिया होता है। जीना की जान तो बच चुकी होती है, लेकिन जो भी हादसा उसके साथ हुआ है, जो भी उसने अपनी आंखों से देखा है, उसके लिए वो मौत से कम नहीं है। इसका मतलब उसकी जान बचने के बावजूद भी वो हर रोज धीरे धीरे करके मरती रहेगी। और छोटा सा डावुन बेचारा समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने बाप की बात नहीं मानी? डावुन के मन में सवाल घूम रहे होते हैं कि क्या सच में वो स्पेशल है जैसा कि उसके बाप ने उसको कहा है, और क्या सच में उसे लोगों की जान लेनी चाहिए? और अगर ये बात सच है कि उसे सच में लोगों की जान लेनी चाहिए, तो ये बात सोच के उसे बहुत ज्यादा बुरा क्यों महसूस हो रहा है? बेचारे छोटे बच्चे का दिमाग इतनी सारी टेंशन झेल नहीं पाता, इसलिए डावुन चिल्लाने लगता है। छोटे डावुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे चिल्ला चिल्ला के बस एक ही बात बोल रहा होता है कि कोई उसको बस ये बता दे कि जो भी तू कुछ कर रहा है, जो भी तेरे बाप ने तुझे बोला है, वो सब गलत है। लेकिन बड़े होने तक भी डावुन अंधकार में जीता है। उसे कोई नहीं बताता कि तेरे बाप ने जो तुझे बोला है वो झूठ है, क्योंकि किसी को उस बारे में पता ही नहीं होता, और अगर पता भी होता तो डावुन को कोई समझ नहीं सकता था। डावुन को सिर्फ एक ऐसा ही इंसान समझ सकता है जिसने डावुन की ही तरह जिंदगी जी है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जब डावुन की वैंग डैम के साथ फाइट चल रही थी, तो वो थक चुका था इन सारी चीजों से, इसलिए वो बिल्डिंग से नीचे कूद गया था। डावुन बिल्डिंग से नीचे गिर के बस मरने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही वैंग डैम खुद बिल्डिंग से नीचे लटक के अपने एक हाथ से डावुन को पकड़ लेता है और अपनी पूरी की पूरी जान लगा के डावुन को अपने एक हाथ से बिल्डिंग के ऊपर वापस फेंक देता है। इसके बाद डावुन के पास आके उसके मुंह पे एक मुक्का बजाता है और कहता है, हरामजादे, क्या तू सच में मरना चाहता है? वैंग हाँफ रहा होता है और डावुन के चेहरे में अब भी कोई रिएक्शन नहीं होता, और वो कहता है, हाँ मैं मरना चाहता हूँ। ये सुन के वैंग का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो डावुन के ऊपर 10-12 मुक्के और बजाता है और कहता है, हरामजादे, तेरी तो या तो चीजों को कंफर्म भी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि तू मेरे बारे में कितना जानता है, लेकिन तूने मुझे कहा था कि हम दोनों एक जैसे हैं। क्या तू इस बात को कंफर्म भी नहीं करना चाहता? भले ही वैंग ये बात बोल रहा होता है, लेकिन उसे अंदर से तो ऐसा ही लगता है कि वैंग इसकी तरह तो नहीं है। मेरा मतलब भले ही वैंग इसकी तरह हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन वैंग की कंडीशन इससे और ज्यादा खतरनाक होंगी, जो कि हमें आगे पता चलेंगी। इतने में ही डावुन कहता है, मैंने कंफर्म कर लिया था, मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता था, छुप छुप के तुम्हें देखता था मैं, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में एक बात चलती थी तुम्हें देखते वक्त। मेरे सेंसेस हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अलग तरीके से बिहेव क्यों करते हो, मुझे समझ नहीं आता था। इतने में ही वैंग कहता है, तू मुझसे अलग इसलिए है क्योंकि तू डरता है। तू डरता है कि तूने अपनी जिंदगी में जो यकीन बनाए हैं, एक दिन वो यकीन टूट जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो तुझे एहसास होगा कि तू हमेशा से गलत था, लेकिन तू ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए तुझे आसान उससे ज्यादा मरना ही लगता है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये बात सुनकर डावुन अपने मन में कहता है, क्या मैं सच से भाग रहा हूँ? क्या यही सच है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ? लेकिन शायद ये बात मुझे बहुत पहले से ही पता है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ। मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ। मैं बस हमेशा से चाहता था
कि कोई मुझे ये बात कह दे। डाउन बेचारा भी बहुत ज्यादा उदास हो चुका होता है क्योंकि वैंग ने उसे फाइनली सच्चाई का शीशा दिखा दिया होता है। लेकिन डाउन ज्यादा डिप्रेशन में ना चल जाए इसलिए वैंग उसकी कमर में एक थप्पड़ मार के कहता है, अबे इतना ज्यादा उदास मत हो क्योंकि तेरी दुनिया तबाह हो चुकी है। वैसे भी तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। वैसे पहले मैं भी तेरी ही तरह ऐसी चीजों से काफी ज्यादा परेशान रहता था। मुझे इन सारी चीजों को हैंडल करने में काफी ज्यादा लंबा समय लगा है। इसलिए एक बात मैं तुझे पक्के तौर पे कह सकता हूँ, जो तुझे अंदर से फीलिंग होती है कि तू गलत है, तूने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत करा है, जो तुझे गिल्ट महसूस होती है, वो सब कुछ सिर्फ एक धोखा है, वो एक इल्यूजन है। इसलिए परेशान मत हो। कभी कभी हमें चीजों से लड़ना नहीं होता, उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। वैंग डैम, आखिर तुम्हें अपनी बात में इतना यकीन कैसे है? जरूरी नहीं है कि मेरी बात सच हो, लेकिन मुझे इसके ऊपर यकीन है क्योंकि ये मेरी खुद की अपनी सोच है, किसी ने मेरे दिमाग में डाली नहीं है। ये मेरा अपना विश्वास है जिसे मैंने खुद बनाया है। तुझे नहीं लगता ज्यादा जरूरी बात यही है कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं? खैर वो सब छोड़, मैं तुझसे फाइट में जीत चुका हूँ और मैंने तेरी जान भी बचाई थी, इसलिए अब तो मुझे एक वक्त का खाना खरीद के देगा। वैंग हंस रहा होता है और डाउन उसको देख के अपने मन में कहता है, वैंग डैम, आखिर तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला है? भले ही तुम हंस रहे हो लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि तुम सैड हो। मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल यही सोचा था। हाँ, मैं तुम्हें और ज्यादा जानना चाहता हूँ वैंग डैम। शायद डाउन इसके बाद से वैंग के साथ चिपकने वाला है उसको जानने के लिए। लेकिन इतने में ही इन दोनों के सामने यहाँ पे नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे लौंडे पहुंच चुके होते हैं और काफी सारे लौंडों में से जो 2 लौंडे होते हैं उनमें से नॉर्थ गैंगबक का एक 3रे नंबर का और एक 4थे नंबर का बंदा होता है। एक का नाम किम येचन और दूसरे का नाम किम ये जुन होता है। और जो योहान के प्लान के मुताबिक ये सारे के सारे इन दोनों को यहाँ पे मारने के लिए आ रखे होते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कैंग याना को, जो कि अपने दोस्तों को बताती है कि एक लड़का उसे हर रोज डिनर खरीद के देता है। ये बात सुन के उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और याना की दोस्त उसके गाल पकड़ के कहती है, याना मैंने तुझे कहा था ना अपनी क्यूटनेस हर जगह मत दिखाया कर, दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब से लोग भरे पड़े हैं। और इनके साथ का लौंडा सोच रहा होता है कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आ जाए जो उसे हर रोज खाना खरीद के दे। और याना अपनी सहेली को कहती है, नहीं वो लड़का कोई अजीब लड़का नहीं है, वो हमारी ही उम्र का है। याना की दोस्त कहती है, क्या हमारी उम्र का? क्या वो हैंडसम है? ये बात सुन के याना को वैंग की याद आती है और उसकी यादों में याना को वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, जिस वजह से याना अभी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। याना की दोस्त को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है, इसलिए वो भी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बस कहने ही वाली होती है कि आज रात से तू भी मुझे रोज खाना खरीद के देगा। लेकिन इतने में ही इन लोगों के सामने एक मोटा आ जाता है जो की नॉर्थ गैंगबक का 5वें नंबर का बंदा होता है और इसका नाम होता है हान ड्योक्यू। ये यहाँ पे याना से बात करने के लिए आ रखा होता है, लेकिन याना की दोस्त याना के सामने आके इस मोटे को कहती है, हे मोटे, आखिर तो हमारे सामने क्यों आया है और ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे तू याना को जानता है, यहाँ से भाग जा। लेकिन मोटा इतना ज्यादा बेशरम होता है कि इस लड़की के एक रैप्टा बजाने वाला होता है। लेकिन इतने में ही एक बंदा मोटे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, एक मर्द होके तू इतना नीचे गिर सकता है कि एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है? और जिसने हाथ पकड़ा होता है वो और कोई नहीं बल्कि डोंगहान होता है। और आपको अगर याद नहीं तो आपको बता दूं, ये जो मोटा रैपट मारने वाला था उसको भी यहाँ पे भेजा है जो योहान ने। और किम टेशॉक की भी फील्डिंग लगाने के लिए जो योहान के बंदे घूम रहे हैं। इसका मतलब भले ही वैंग और डाउन की फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन आगे हमें काफी ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। और जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा, ये मानवा सच में पैसा वसूल मानवा है। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।